मूवी टाइम विद आतिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म की कहानी को सुनने वाले हैं उस फिल्म का नाम है दी एग्जॉर्सिस्ट। ये फिल्म साल 1973 में रिलीज़ हुई थी और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर मूवीज़ में से एक भी माना जाता है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान काफ़ी सारी दुर्घटनाएं घटी थी, इसीलिए इस फिल्म को कर्स मूवी भी मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज रात मैं आपको इस फिल्म की कहानी को सुनाता हूँ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं इराक, जहाँ पर पुराने टाइम के कब्रों की खुदाई चल रही थी और हमें वहाँ पर लैनकेस्टर मैरिन नामक एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि एक प्रीस्ट थे। उन्हें एक कब्र में से पेजुजू नामक एक डेविल की मूर्ति का सर मिलता है। वो उस टूटी हुई मूर्त को अपनी आर्ट हाउस में लेके चले आते हैं, जहाँ पर और भी काफ़ी सारी एंशिएंट चीज़ें थी जो कि यहीं से ही पाई गई थी। वो उन चीज़ों का जर्नल लिख रहे थे। वहाँ पर एक और फादर थे। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो उस जगह को छोड़कर जा रहे थे। वो फादर उन्हें बोलते हैं कि काश आप थोड़ी देर और यहाँ पर रुक सकते, लेकिन मैरिन उन्हें बोलते हैं कि मुझे एक काम करना है, वो काफ़ी ज़रूरी काम है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। सफ़र के दौरान हम देखते हैं मैरिन को आगे में पेजुजू का एक काफ़ी बड़ा मूर्त देखने मिलता है जो कि सेम टू सेम उस टूटी हुई मूर्त से ही सिमिलर था, लेकिन वो काफ़ी साइज़ में बड़ा था। कहानी यहाँ से जॉर्ज टाउन की दिखाती है, जहाँ पर हम क्रिस नामक एक लेडी को देखते हैं जो कि एक एक्ट्रेस थी और अपने दोस्त बुर्क जो कि एक डायरेक्टर था उसके फिल्म में काम कर रही थी। क्रिस अपने बेटी के साथ जो कि 12 साल की थी, इसका नाम रेगन था, इस शहर में रहती थी और वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। रेगन के माता पिता सेपरेट हो चुके थे, लेकिन फिर भी रेगन को कभी अपने पिता की याद नहीं आती थी। वो अपने माँ के साथ काफ़ी खुश थी। जिस दिन क्रिस अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी उस दिन हम एक केरस नामक व्यक्ति को देखते हैं। केरस पेशे से एक साइकाइट्रिस्ट और एक प्रीस्ट थे। केरस की एक माँ थी जो कि थोड़ी सी बीमार रहती थी, लेकिन केरस को अपने काम के चलते अक्सर अपने घर से दूर, अपने माँ से दूर रहना पड़ता था, जिसका उसे अफसोस भी होता था। आगे हम देखते हैं क्रिस को अपने बेटी के वार्डरोब में एक ओझा बोर्ड मिलता है। जब वो अपने बेटी रेगन से उस ओझा बोर्ड के बारे में पूछती है तो रेगन उसे ये बताती है कि वो उस ओझा बोर्ड के साथ खेलती है, लेकिन उसकी माँ बोलती है तुम अकेले इस ओझा बोर्ड के साथ नहीं खेल सकती हो। तो रेगन बताती है कि वो अकेले नहीं खेलती, मिस्टर हाउडी उसके साथ खेलते हैं। लेकिन उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आता, तो उसकी माँ बताती है कि चलो आज मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी। लेकिन तभी वो ओझा बोर्ड का स्केल अपने आप मूव करता है। रेगन बताती है कि ये उसने नहीं किया, मिस्टर हाउडी ने किया है। वो नहीं चाहते कि उसकी माँ क्रिस उसके साथ ये गेम खेले। उसकी माँ इस चीज़ को काफ़ी हल्के में ले लेती है, लेकिन इस ओजा बोर्ड वाले इंसिडेंट के बाद से ही रेगन काफ़ी अजीब बर्ताव करने लगी थी। एक रात रेगन अपनी माँ के पास आके सो जाती है। जब उसकी माँ की नींद खुलती है एक फ़ोन कॉल से जो कि उसके कलीग की तरफ से था और उसे काम में बुलाया जा रहा था, तब उसकी माँ देखती है कि रेगन उसके पास सोई हुई है। वो उसको पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो रेगन उसे ये बताती है कि उसका बेड काफ़ी ज़ोरों से हिल रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर आके सो गई है। रात क्रिस अपने घर के एटिक से कुछ आवाज़ें सुन पाती है। ये आवाज़ें उसने पहले भी कई बार सुनी तो इस बार वो एटिक के ऊपर चढ़ के देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। दूसरे दिन हम रेगन को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसका तबीयत शायद थोड़ा सा ख़राब था, इसीलिए उसकी माँ उसे यहाँ पर लेके आई थी। डॉक्टर का ये कहना था कि उसे नर्व का प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो काफ़ी गुस्सैल हो गई है और अपशब्द बोलने लगी है। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि उसने आज से पहले कभी भी ऐसा उल्टे पुल्टे लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि शायद उसकी पिता की उसके साथ ना रहने के कारण उसके नर्व की प्रॉब्लम हो रही है, जो आगे जाके डिप्रेशन में भी बदल सकता है। लेकिन डॉक्टर उसकी माँ क्रिस को ज़्यादा फिक्र करने को मना करती है, क्योंकि वो बताते हैं कि रेगन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दूसरी ओर हम ये देखते हैं केरस के अंकल ने केरस की माँ को एक पागलों के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, क्योंकि उसके हिसाब से उनकी माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन केरस अपनी माँ को इस हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहता था, वो जल्द से जल्द अपनी माँ को यहाँ से निकालना चाहता था। उस रात क्रिस के घर में उसने एक हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। उन गेस्ट में से एक गेस्ट थे फादर डायर। क्रिस उस रात फादर डायर को क्रिस के बारे में पूछ रही थी कि वो कौन है, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो फादर डायर उसे ये बताते हैं कि वो एक प्रीस्ट है प्लस एक साइकोलॉजिस्ट भी है और हाल ही में उनकी माँ की मृत्यु भी हो गई है। इसका मतलब ये था हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद केरस की माँ की मौत हो गई थी। उस रात पार्टी में अचानक रेगन आ जाती है और वो वहाँ पर एक गेस्ट को ये बताती है कि तुम वहाँ ऊपर मरने वाले हो।
तभी वो खड़ी खड़ी सुसु भी कर देती है। तभी उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और वो सबको ये बताती है कि वो थोड़ी बीमार है। उसकी माँ तब उसे नहला धुलाकर बेडरूम में सोने के लिए छोड़ आती है, लेकिन तभी उसके कमरे से काफ़ी ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। जब उसकी माँ कमरे में जाती है तो वो देखती है कि रेगन का बेड काफ़ी ज़ोरों से शेक कर रहा है और वो काफ़ी चिल्ला रही है। दूसरे दिन हॉस्पिटल में रेगन का इलाज चल रहा था, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद रेगन का रिपोर्ट्स आता है तब डॉक्टर चौंक जाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें नॉर्मल थी। तभी अचानक क्रिस डॉक्टर्स को फ़ोन करते हैं और वो डॉक्टर क्रिस के घर में आते हैं। घर पे आके वो देखते हैं कि रेगन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसकी आँखों की पुतलियाँ बिल्कुल सफ़ेद हो गई है और वो एकदम पागलों जैसा व्यवहार कर रही है। डॉक्टर्स इस चीज़ को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं और रेगन के ऊपर कुछ और इलाज करवाते हैं, कुछ और टेस्ट करवाते हैं। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उनका भी रिपोर्ट्स आता है तो वो सारे रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल थे। डॉक्टर तब रेगन की माँ क्रिस को एक साइकाइट्रिस्ट को अपॉइंट करने के लिए सलाह देते हैं। रात को जब क्रिस डॉक्टर के पास से वापस आ रही थी तब हम देखते हैं उसके घर के पीछे की तरफ काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जब वो घर पहुंचती है तब उसे ये पता चलता है कि बर्क रेगन का देखभाल कर रहा था, लेकिन अब बर्क मर चुका है। उसकी मौत रेगन की खिड़की से गिरने के कारण ही हुई है और बाहर में उतना भीड़ जो जमा हुआ था वो उसकी लाश की वजह से जमा हुआ था। सभी का कहना ये था कि उसकी ड्रंक करने की वजह से शायद वो खिड़की से गिर गया और मर गया है। इससे पहले कि क्रिस अपने दोस्त बर्क की मौत से उभरती, वो देखती है कि उसकी बेटी रेगन सीढ़ियों से उल्टी होकर उतर रही है और उसके मुंह से काफ़ी खून गिर रहा है। इसके बाद क्रिस एक साइकाइट्रिस्ट को हायर करती है जो कि क्रिस को ये बताती है कि उसकी बेटी के अंदर कुछ है। लेकिन रेगन से कुछ ज़्यादा पूछताछ करने पर रेगन उस साइकाइट्रिस्ट के ऊपर भी हमला कर देती है। दूसरी ओर हम एक पुलिस ऑफिसर को केरस से मिलते हुए दिखते हैं जो कि बर्क की मौत के केस के ऊपर काम कर रहे थे। वो केरस को ये बताते हैं कि बर्क का मौत कोई नॉर्मल मौत नहीं था। उसका सर बिल्कुल पीछे की तरफ घुमा हुआ था, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदमी कर सकता है। वो नॉर्मली गिरने के कारण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर हम क्रिस को काफ़ी सारे डॉक्टर्स के साथ बैठे हुए देखते हैं। उनमें से एक डॉक्टर क्रिस को ये बताते हैं कि शायद अब क्रिस को किसी प्रीस्ट या फादर की मदद लेनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग है। जब क्रिस अपने घर आती है तब हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर क्रिस से भी मिलने आया है। वो क्रिस से बर्क के बारे में बातचीत करता है कि उस रात वो क्या कर रहा था, उसके कमरे में कौन था नहीं था, और वो क्रिस को सारी बातें बताते हैं कि बर्क का कैसा हाल था मरने के बाद। तब क्रिस को ये चीज़ समझ में ज़रूर आया था कि बर्क को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बेटी रेगन ने ही मारा है, लेकिन वो ये बात उस पुलिस ऑफिसर को नहीं बताती है। जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर घर से बाहर जाते हैं रेगन के कमरे से काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। जब क्रिस रेगन के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी रेगन एक क्रॉस को लेकर अपने ऊपर गोप रही है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गालियाँ दे रही है। क्रिस रेगन को रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन रेगन उसे एक धक्के मार देती है और जब घर के स्टाफ वहाँ पर आने की कोशिश करते हैं तब रेगन घर का दरवाज़ा अपने आप बंद कर देती है और रेगन अपना सर बिल्कुल पीछे की तरफ मोड़कर क्रिस से बातें करने लगती है, जिससे क्रिस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। दूसरे दिन क्रिस फादर केरस से मिलते हैं और उसे अपनी बेटी के बारे में बताते हैं। क्रिस अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए फादर केरस से विनती करते हैं, लेकिन फादर केरस पहले ना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब क्रिस को ज़्यादा फोर्स करती है, रोने लगती है, तो फादर क्रिस बोलते हैं कि ठीक है, मैं रेगन को ज़रूर एक बार देखूंगा, लेकिन उसकी मदद करने के लिए मुझे कुछ ठोस सबूतों की ज़रूरत है जिससे कि मैं चर्च को ये बता सकूं कि हाँ सचमुच उसे किसी चीज़ ने पोजेस किया है। रात को जब फादर कैरिस रेगन से मिलने जाते हैं तो वो स्पिरिट से ये पूछते हैं कि बता तू कौन है। तो वो स्पिरिट ये बताता है कि मैं कोई स्पिरिट नहीं हूँ बल्कि एक शैतान हूँ। उसके बाद वो शैतान फादर कैरिस से उसकी माँ के बारे में बातें करने लगता है। बाहर जब फादर कैरिस क्रिस को ये पूछते हैं कि तुमने कभी रेगन को मेरी माँ के बारे में बताया है क्या, तो क्रिस उसे ये बताते हैं कि नहीं, रेगन को आपकी माँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरे दिन फादर केरस रेगन की आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं और उस आवाज़ को अपने रिकॉर्डिंग रूम में सुन रहे थे। उस रिकॉर्ड की हुए आवाज़ में लैनकेस्टर मैरीन का जिक्र था। ये वही आदमी है जो हमें कहानी में शुरुआत में दिखाया गया था। तभी रात को क्रिस के घर से फादर को एक कॉल आता है और जब फादर क्रिस के घर पहुंचते तो वो देखते हैं
कि रेगन के स्टमक पर हेल्प मी लिखा हुआ है। फादर को लगता है कि इतना सबूत काफ़ी है चर्च को बताने के लिए, तो वो चर्च पे जाते हैं और एग्जॉर्सिज्म के लिए अपील करते हैं। चर्च फादर केरेस को अपने साथ किसी एक्सपीरियंस आदमी को रखने की सलाह देते हैं और वो लैनकेस्टर मेरिन को सजेस्ट करते हैं। अब लैनकेस्टर मेरिन केरेस के साथ रेगन के घर जाते हैं और वो लोग जल्द ही एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान रेगन के अंदर का वो शैतान काफ़ी ज़ोरों से चिल्ला रहा था, गालियाँ दे रहा था, यहाँ तक कि वो एक टाइम पर पूरे बेड को हवा में उठा लेता है। लेकिन दोनों फादर ही बिना रुके एग्जॉर्सिज्म चलाते जा रहे थे। उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब हम देखते हैं कि रेगन के आसपास हमें वो पेजुजू शैतान का एक आकृति नज़र आता है, जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि रेगन के ऊपर और कोई नहीं बल्कि पेजुजू ही है। थोड़ी देर बाद जब रेगन कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रही थी, एकदम तोड़ फाड़ कर रही थी, तब फादर उसे जैसे जैसे शांत कराते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते हैं। थोड़ी देर बाद फादर केरेस उस रूम में आते हैं और तब वो शैतान फादर केरेस से उसकी माँ की तरह बात करने लगता है, जिसके कारण फादर केरेस थोड़ा सा इमोशनली वीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लैनकेस्टर मरीन आते हैं और फादर केरेस को कमरे से बाहर निकालते हैं और वो अकेला ही एग्जॉर्सिज्म करने चालू कर देते हैं। लेकिन जब थोड़ी देर बाद केरेस कमरे में आता है तो वो वहाँ पर लैनकेस्टर मरीन को मरा हुआ पाता है और वो देखता है कि रेगन वहाँ पर साइड में बैठी हुई हंस रही है। तब केरेस को काफ़ी ज़ोरों से गुस्सा आता है। वो रेगन की जान बचाने के लिए उस शैतान को अपने ऊपर हावी होने को कहता है और वो शैतान जैसे ही केरेस के ऊपर हावी होता है, केरेस उस शैतान को कंट्रोल करते हुए रेगन की खिड़की से बाहर कूद जाता है। यहाँ तब कमरे में क्रिस आती है और उसके साथ वो पुलिस ऑफिसर भी रहता है। क्रिस यहाँ पर अपनी बेटी को बिल्कुल सेफ पाती है। बाहर रास्ते में काफ़ी भीड़ हो चुका था और ये वही रास्ता था जहाँ पर ब्रूक की लाश मिली थी और इस बार वहाँ पर फादर केरेस थे। तभी वहाँ पर फादर केरेस के दोस्त फादर डायर आते हैं और वो उनकी आखिरी टाइम के लिए उनसे कन्फेशन लेते हैं। तो कुछ दिनों के बाद रेगन अपनी लाइफ में वापस आ जाती है और वो इस शहर को अपनी माँ के साथ छोड़कर जा रही थी। तभी वहाँ पर फादर डायर आते हैं और फादर डायर क्रिस से बातें करते हैं रेगन के बारे में। क्रिस फादर डायर को ये बताते हैं कि रेगन को आप पिछली कुछ भी बातें याद नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। रेगन और क्रिस के जाने के बाद वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो पुलिस ऑफिसर फादर डायर से बातें करते हैं इन दोनों के बारे में। पुलिस ऑफिसर ये बताते हैं कि चलो अब रेगन ठीक है और किसी बात की टेंशन नहीं है, और फिर वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म होती है। दोस्तों, IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 8 की रेटिंग दे रखी है और मैं इस फिल्म को पर्सनली 5 में से 4 स्टार दूंगा। मैंने इस फिल्म को अपनी लाइफ में पहली बार देखा और ये फिल्म मुझे सचमुच काफ़ी अच्छी लगी। इसका स्टोरी काफ़ी अच्छा था। डर तो नहीं लगा क्योंकि ये फिल्म आज की ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि उस वक्त के ऑडियंस के लिए बनाई गई थी। बट मैं फिर भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार तो ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि ये एक काफ़ी फेमस फिल्म है और ये सचमुच अच्छी मूवी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दे और अपने दोस्तों में शेयर कर ले। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइस।